हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साईं बाबा इन्फोटेक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमपीटीटी से है और एमपीटीटी में हम अध्याय जो पढ़ रहे थे उस अध्याय का नाम था व्यक्तिगत विभिन्नता। अब व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो यह अध्याय 13 है। यह अध्याय 13 है और इसका जो भी बेसिक था हमने देख लिया है। हमने जाना कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं देखी, साथ ही साथ हमने देखा कि इसका शैक्षणिक महत्व, इसके स्रोत और इसकी विधियां क्या होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को जानने की विधियां क्या होती हैं। आज इस अध्याय का यह अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम अपना अगला अध्याय लेकर आएंगे और इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है कपिल शर्मा। तो पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है और क्वेश्चन एग्जाम में आपके कुछ इसी फॉर्म में ही आएंगे, इसलिए मैंने इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको इजिली डेफिनेशंस याद हो जाएं। तो पहला जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि प्रकृति का नियम है। अब प्रकृति का जो नियम है वो क्या है कि कोई भी दो व्यक्ति, क्योंकि हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता की, तो कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। मतलब अगर जुड़वा बच्चे भी हैं, अगर एक माँ के बेटे हैं, अगर वो जुड़वा भी हैं तो भी वो 100% एक जैसे नहीं होंगे। उनमें भौतिक या मानसिक रूप से कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य दिखाई देगी या संवेगात्मक भिन्नता अवश्य दिखाई देगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया। मतलब अगर बात करें व्यक्तिगत भिन्नता की तो इस क्षेत्र में सबसे पहले किस व्यक्ति ने कार्य किया, किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया, तो सबसे पहले कार्य किया था इस पर गाल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर कार्य किया। इसके बाद अगर व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना है तो उसकी विधियां क्या हो सकती हैं। देखिए, वैसे तो व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की कई सारी विधियां होती हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य है वो है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण और तीसरा अभिरुचि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है इन पर, आप इन्हें चाहे तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तीसरा है अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट टेस्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे परीक्षण होते हैं, जैसे कि संवेग परीक्षण, इसके अलावा होता है अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे परीक्षण होते हैं इनके भी अलावा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस चीज में या किस प्रकार से भिन्न होते हैं। अगर व्यक्तिगत शिक्षार्थी हैं तो वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होंगे, तो वो विकास की दर से भिन्न होंगे। विकास की दर से, किसी का विकास दर फास्ट होगा, तेज होगा, किसी का समान होगा और किसी का हो सकता है मंद गति से हो। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए, शिक्षार्थियों में स्टूडेंट्स हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार से हेल्प कर सकता है, क्वेश्चन ये है। तो कैसे कर सकता है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करते हैं। मतलब सिलेबस जो बाल केंद्रित हो और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध करा के। तो कुल मिलाकर अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करना है तो विद्यालय को चाहिए कि वो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करे और साथ ही साथ शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक प्रकार के अवसर प्रदान करे। अनेक प्रकार, मतलब अनेक क्षेत्र में उनको सुविधा उपलब्ध कराए, वो अपने किसी भी क्षेत्र पे वो अपने हाथ आजमा सकते हो। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यालय में किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। विद्यालय में किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, तो इसका सही आंसर है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। तो विद्यालय में किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, यह जानने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या नहीं है या अयोग्य है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जो भी शिक्षार्थी होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, वो वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, हर व्यक्ति करता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे कि अभी हमने पिछले बिंदु में देखा कि विद्यालय को सीखने के अवसर प्रोवाइड कराना चाहिए, वैसे शिक्षक को भी चाहिए कि वो उन बच्चों को सीखने के विविध अनुभवों को उनके लिए उपलब्ध कराना चाहिए। अगला है वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है।
व्यक्ति भिन्नता का अर्थ क्या होता है? तो कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक दशा में एक जैसे नहीं होते। शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक दशा में एक समान और एक जैसे नहीं होते। इसके अलावा अंतिम जो बिंदु है वो है कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद किस स्तर में पाए जाते हैं? एक तो बुद्धि स्तर में पाए जाते हैं, एक अभिवृत्ति स्तर में पाए जाते हैं और एक गतिवाही योग्यता में पाए जाते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय संबंधित। जल्दी मिलेंगे अपने नए अध्याय के साथ और वहां पर भी जो भी बेसिक है वो कवर करेंगे और अंत में कवर करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु और परिभाषाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।